बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स से रेलिवेंट एक्सपेंसेस में एक्रूड एक्सपेंसेस एंड प्री पेमेंट्स की डिस्कशन कर ली थी और ये एग्जांपल थी जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम लोग अपनी बुक में से इन दोनों टॉपिक्स को एक्रूड एंड प्री पेड एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है एक्रूअल और इसे कहा जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और आप लोगों ने अकाउंटिंग में ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास, जैसे इससे पहले प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से और बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके पास आते जाएंगे। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखने हैं, इनसे रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछ लिया जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास है एक्रूअल, मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता रहता है कि भाई अगर इनकम इस साल में है तो उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो इसी साल को ही चार्ज करो। इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जो सी इनकम हमारे पास होती है, इन सिंपल वर्ड्स अगर कहें तो जिस साल की इनकम, उस इनकम को जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे, तो वो एक्सपेंसेस उसी इनकम को चार्ज करो। अब यहाँ पर देखें, मतलब अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इनकम अर्न की तो फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस सेकंड ईयर को नहीं दे देने, फर्स्ट ईयर को ही देने हैं। अब देखिए थ्योरेटिकली accruals concept is the most fundamental principles of accounting which requires recording income when they are earned। कहते हैं कि आप लोगों ने अपनी इनकम को उस टाइम पर रिकॉर्ड करना है जब आप उसे अर्न कर चुके हो, तब आप लोगों ने जाके उसको रिकॉर्ड करना है। मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर आपसे इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़नी है, फी वगैरह हमारी डिसाइड हो गई और वो चला गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जाके उसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लूं, नहीं है इसका मतलब। मैंने इसको अर्न कब किया होगा, कब जाके, जब मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँगा, तब वो जाके मेरी इनकम बनेगी। सपोज वो उस टाइम पर मुझे फीस दे के चला गया, बाद में कोई मजबूरी हुई, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया, कुछ भी, वो बच्चा मेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो क्या वो मेरी इनकम है? मैं उसको वापस कर दूंगा। मेरी इनकम नहीं है, नहीं है मेरी इनकम, मैंने उसे पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं उसको उसकी फी वापस कर दूंगा। मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं की तो वो मेरी इनकम नहीं बनी। इसलिए कहते हैं कि इनकम उस टाइम पर होती है जब आप उसे अर्न कर चुके होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में बताता हूँ कि मैं गया कैफे वाले के पास, उसे कहा कि मैं ना अपनी क्लास के एंड में ना आपसे ये गुड्स लूंगा और ये लो 500 रुपए, क्लास के बाद आपसे ये कमोडिटीज मैंने परचेज करनी है और ये लो 500 रुपए। वो 500 रुपए उसकी सेल नहीं हुई, अब भी उसकी लाइबिलिटी है कि उसने मुझे उन 500 रुपीज के अगेंस्ट मुझे गुड्स डिलीवर करनी है, और जब तक वो मुझे गुड्स डिलीवर नहीं कर देता तब तक वो अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अर्न करने का ये मतलब है कि सर्विसेज बिजनेस में अर्न करने से मुराद होता है जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हों, और ट्रेडिंग बिजनेस में मुराद होता रहता है कि जब आप लोग गुड्स डिलीवर कर चुके हो। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट। आई होप कि इसके मीनिंग समझ आ गई होंगे। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न एंड नॉट व्हेन दे आर इन कैश। मतलब उस टाइम नहीं, जब आप उसको रिसीव करोगे उस टाइम पे नहीं इनकम रिकॉर्ड करनी। ये कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई होता रहता था? कैश बेस अकाउंटिंग पर, कि इनकम को उस टाइम रिकॉर्ड किया जाता था जब हम उसको कैश को रिसीव करते थे। लेकिन एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में इनकम उस टाइम पर रिकॉर्ड करो जब आप उसे अर्न कर रहे हो, ना कि उस टाइम जब आप कैश रिसीव करते हो। अब इसी तरह से
भाई मैं गया कैफे वाले के पास और उससे मैंने कोई 300 रुपए की चीजें ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले, बिस्किट्स वगैरह ये चीजें ले ली, और उसे कहा कि भाई कल आपको पे कर दूंगा। वो अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ले, अब वो मेरे पैसों के मिलने का वेट ना करे, क्योंकि क्योंकि वो अब हकदार बन चुका है, वो अपनी तरफ से गुड्स डिलीवर कर चुका है, उसकी तरफ से सेल्स हो चुकी हैं, उसे इस बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे पैसे कब दूंगा। तो मुझे अपना रिसीवेबल कंसीडर करे, लेकिन अपनी इनकम बना ले। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर दूं लेकिन अभी तक उसने फी पे नहीं की, उसने कहा सर सेशन एंड हो जाए फिर पे कर दूंगा, हालात ठीक नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, अभी बस कपास निकलने वाली और फिर बेचेंगे और फिर आपको दे देंगे। भाई मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी और उसने मुझे अभी तक फी नहीं दी, मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड कर दूं, हालांकि मैंने पैसे नहीं लिए। तो हमने ये नहीं देखना होता कि हम लोगों ने कैश कब रिसीव किया या नहीं किया, हमने इनकम की सूरत में ये देखना है कि सर्विसेज है तो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूं, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो क्या गुड्स डिलीवर कर चुका हूं। अगर इसका आंसर है यस तो इनकम रिकॉर्ड कर। ऑल राइट, नेक्स्ट, एंड रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर से क्या मुराद है? इनकर से मुराद ये नहीं है जब आप पे कर दें, इसे ये मुराद नहीं है। एक्सपेंसेस से मुराद है, जैसे भाई रेंट एक्सपेंस की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने अगस्त के मंथ में शॉप यूज की, लेकिन मैंने अभी तक अगस्त के मंथ का उसे रेंट एक्सपेंस पे नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पे करने का वेट करूं, इसका यह मतलब नहीं है। मैं अगस्त के एक्सपेंसेस को अगस्त में ही चार्ज करूंगा, ऑलराइट, चाहे जब मर्जी पे करूं। अच्छा, इसको यूं समझ लें कि भाई मैंने जनवरी में 3 मंथ्स का एक्सपेंस पे कर दिया, जनवरी, फेब एंड मार्च। अब क्या है भाई, जनवरी का एंड हुआ और मैं ना अपनी क्लोजिंग कर रहा था, मैं 3 मंथ्स का रेंट एक्सपेंस नहीं करूंगा, जितना मैंने इनकर किया है उतना करूंगा। क्या मतलब कि अभी तो 2 मंथ्स के इन एडवांस है ना, 2 मंथ्स को एडवांस में लेकर जाओ, 1 मंथ को एज एन एक्सपेंस चार्ज करो। फिर से एग्जांपल सुनो, आप मोबाइल में लोड करवाते हो, आपने 100 रुपीज का बैलेंस करवाया, सपोज के टैक्स नहीं था, 100 का 100 ही आ गया आपके पास। ओके, अब देखो, जब तक उसको यूज नहीं कर लेते आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। आप ये नहीं कह, लोड करवाने पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई 100 रुपए का मेरा एक्सपेंस हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास कैश मौजूद है 10,000 रुपए, जाके मैंने बैंक में जमा करवा दिए और मैं आप कहूंगी यार 10,000 रुपए का मेरा एक्सपेंस हो गया, क्या मेरा एक्सपेंस हुआ है? नहीं हुआ मेरा एक्सपेंस। तो अगर, और अब हम लोगों ने कॉस्ट वगैरह की और उसका बैलेंस यूज हो गया, एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 40 रुपीज का बैलेंस आ रहा है, 100 का एक्सपेंस नहीं है, 60 का एक्सपेंस चार्ज करो, जितना इनकर किया है। ऑल राइट, इररिस्पेक्टिव आपने पे किया उनके अगेंस्ट या नहीं किया। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल सुनो, इंश्योरेंस पे करते रहते हैं, खासतौर पर गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, और ये जो इंश्योरेंस पे की जाती है ये मंथली बेसिस पे नहीं होती, ना ये क्वार्टरली बेसिस पे होती है, ये होती है एनुअल बेसिस के ऊपर। ये पूरे साल के लिए हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी होती है। भाई मैंने ना 60,000 रुपए पे कर दिए इंश्योरेंस के तौर पर, और वो मैंने पे किए 1 अप्रैल ईयर 1 को। 1 अप्रैल ईयर 1 में मैंने जाके पूरे साल के लिए 60,000 रुपए पे कर दिए। 31 दिसंबर को मेरा अकाउंटिंग रेंट हो गया, क्या मैं 60,000 रुपए एक्सपेंस लेके जाऊं? नहीं, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम यूज किया है वो 9 मंथ्स के लिए किया है, मुझे 45,000 एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए, और 15,000 मैं प्रीपेड लेके चला जाऊंगा, अपना एसिड बना लूंगा जब तक कि उसको यूज नहीं कर लेता। ऑल राइट, आई होप कि ये बात भी क्लियर होगी। एंड नॉट व्हेन दे आर पेड, मैचिंग कॉन्सेप्ट में कोई इशू?
जी, अब अगर आपसे मैचिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने ये जो हाईलाइटेड है ये लिखनी है। रिकॉर्डिंग इनकम व्हेन दे आर अर्नड एंड नॉट व्हेन दे आर received, and recording expenses when they are incurred and not when they are paid। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। Which of the following is true? अब उसमें ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट को ना वो गलत करता जाता है, तो आप लोगों ने ना सिर्फ ये नहीं देखना कि ठीक कौन सा है, आपने ये भी देखना है कि गलत कौन से हैं और क्यों हैं, ताकि आपको ठीक का पता चल सके। क्लियर? तो उसके लिए आपको ये थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश बेस वर्सेस एक्रूवल बेस। अंडर द कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे पास प्रीवियस अकाउंटिंग टेक्निक्स हुआ करती थी, उसमें हम लोग सिर्फ कैश के इनफ्लोज एंड कैश के आउटफ्लोज देखा करते थे। मतलब इनकम हम लोग उस टाइम पर रिकॉर्ड करते थे जब अमाउंट रिसीव कर लेते थे, और एक्सपेंसेस उस टाइम पर रिकॉर्ड करते थे जब अमाउंट पे कर देते थे। अब यहां पर कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस और रिपोर्टेड मतलब रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। हम लोगों ने ये नहीं देखना होता था मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं या नहीं, हमने गुड्स डिलीवर की हैं या नहीं, और हम लोग सिर्फ कैश को देखा करते थे, कैश रिसीव किया या नहीं। अगर कर लिया तो इनकम रिकॉर्ड करो, नहीं किया तो जब तक रिसीव नहीं करूंगा तब तक अपनी इनकम नहीं बना। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखें, कहते हैं अंडर द एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रिलेटेड इनकम। ये होता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। भाई जिस साल की आपकी कोई सेल्स हो रही हैं उनके एक्सपेंसेस उसी साल में जाके रिकॉर्ड करो। तो कहते हैं कि एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रिलेटेड इनकम एंड और रिपोर्टेड व्हेन एक्सपेंसेस इज इनकर्ड और पेड में फर्क होता है। यहां पर इनकर्ड से ये मुराद नहीं है कि व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड, वो एक डिफरेंट चीज है। इनकर्ड मतलब जब आप पे लायबिलिटी आ जाए, क्या जैसे बिजली का बिल, आप लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हमारे पास आते हैं, सुबह सितंबर के मंथ में मैंने एक अमाउंट पे की, मैंने 10 सितंबर को बिजली का बिल पे किया, सितंबर के लिए नहीं किया, अगस्त का था जो मैंने सितंबर में आके पे किया। अब जब अगस्त के मंथ में मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, पे तो सितंबर में जाके कर रहा हूं, तो क्या उस बिजली के बिल को अपना एक्सपेंस शुमार ना करूं? तो कैश बेस अकाउंटिंग कहती है ना करो, क्योंकि तुमने पे नहीं किया। कैश बेस अकाउंटिंग कहती है अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करो, क्योंकि तुमने पे नहीं किया। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग कहती है तुम यूज तो कर चुके हो ना, सिर्फ पे नहीं किया, तुम इनकर कर चुके हो, रिकॉर्ड करो, अपना एक्सपेंस कंसीडर करो इसको। क्लियर? नेक्स्ट देखें, the accrual base of accounting gives a better measurement of profitability than does the cash base, because accrual base matches revenue with the expenses that an entity incur to earn it। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि भाई फर्स्ट ईयर में मैंने किसी किस्म का कोई रेंट एक्सपेंस पे नहीं किया, तो कैश बेस अकाउंटिंग में मैंने उसको चार्ज भी नहीं किया होगा, तो मेरे फर्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स है ना वो ओवरस्टेट हो गए होंगे, क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस तो चार्ज किया नहीं है, सारी इनकम रिकॉर्ड की हुई है, जबकि उनसे रेलिवेंट एक्सपेंसेस अगले साल जाके चार्ज कर रहा हूँ, और अगले साल मैंने 2 साल का इकट्ठा रेंट दे दिया, तो अगले साल के प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएंगे क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि ये जो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग है ना, ये बेटर प्रेजेंटेशन होती है आप लोगों के पास एज कंपेयर टू कैश बेस अकाउंटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्रूड एक्सपेंसेस। अब ये चीजें आपको ज्यादा जल्दी से समझ आ जाएंगी क्योंकि कल हम लोग इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके थे। एक्रूड एक्सपेंसेस, these are expenses incurred
These are expenses incurred but not paid by the end of the, अब ये accrued expenses की definition है। accrued expenses होते हैं ऐसे expenses जो इनकर हो चुके हों लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अभी तक हम लोगों ने पे ना किया, उन्हें एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। तो ये एक्रूड एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर हमारी करंट लायबिलिटीज के तौर पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब देखें, द एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इवन इफ इट हैज नॉट बीन, कि चाहे आपने पे नहीं किया लेकिन आप लोग रिकॉर्ड करो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, देखें कि आपने पे 18,000 किया था लेकिन एक्सपेंस चार्ज कितना किया, तो देखो चार्ज कर दिया ना, हालांकि ये 4,000 हम लोगों ने पे नहीं किया हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं एज it relates to the period in which it was incurred and the amount unpaid should be recorded as a expenses payable के नेम से आपने इसको रिकॉर्ड कर देना है। expenses payable या accrued expense के तौर पर आपने इसको रिकॉर्ड कर देना है। क्लियर? अब इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। कहते हैं रिलेटेड जर्नल एंट्रीज टू अकाउंट सिस्टम आर एज फॉलोज। उसमें हम लोग अब हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या बनती रहती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट एंड एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट, मैंने कहा था एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या बना करती है। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पे अगर पे किया ड्यूरिंग द ईयर ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कहते हैं एंड पीरियड एंड एडजस्टमेंट, आपसे एमसीक्यू ऐसे ही पूछे जाते हैं। पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, एक्रूड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। और फिर कहता है एट द स्टार्ट ऑफ, अब आपने इस बात पे जरूर फोकस करना है कि भाई अकाउंटिंग एंट्री कौन सी बतानी है, क्लोजिंग या ओपनिंग। स्टार्ट ऑफ ईयर की बात करें तो फिर एक्रूड एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। एंट्रीज क्लियर हो गई? ये कल ही हम लोगों ने सीख ली। ये उन्होंने एक स्पेसिमेन बना के दे दिया कि आप लोगों ने एक्रूड एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस पेड यहाँ पर आ जाएंगे, क्लोजिंग एक्रूड यहाँ पर आएंगे, ओपनिंग एक्रूड इधर आ जाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू आपके पास बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आ जाएगी जो आप लोगों ने एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। एनी इशू? क्लियर? ये है आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल इससे रेलिवेंट। और हम लोगों ने कहते हैं प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स टू कैलकुलेट टेलीफोन एक्सपेंस एंड रिलेटेड लायबिलिटी अंडर टू अकाउंट सिस्टम एंड, तो हम लोग सिंगल अकाउंट सिस्टम को देखते हैं। कौन सा एक्सपेंस है हमारे पास? तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास बन जाएगा। आप लोगों ने जब भी इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने हो और आप लोग अकाउंट्स बना लिया करें, सॉल्यूशन की तरफ ना जाया करें। चाहे सॉल्यूशन गिवन है, अगर आप लोग जंप कर जाते हैं क्विकली सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन पहले देख लूं, समझ लें आप फेल हो चुके हैं और अब आपको कोई नहीं पास करवा सकता। और ये हकीकत है। क्या मुझे नहीं पता चलेगा बस क्या आपने कैसे करके आए हैं, लेकिन भैया आपको पता है कि आप कैसे करके आए हैं। और यही माइंडसेट आपके एग्जाम में आपके साथ जाएगा जो कि आपको फेल करा देगा, क्योंकि एग्जाम में पीछे सोल्यूशन नहीं किया। क्या आप लोग चेक कर लो कि इसका आंसर क्या बनता है। तो जिस तरह का एग्जाम इन्वायरमेंट हो, आपको अपनी होम असाइनमेंट, अपनी सेल्फ स्टडी उसी इन्वायरमेंट में करनी चाहिए। और ये वो बेस्ट टाइम होता है कि आप अगर मिस्टेक कर भी लें तो आपको नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आप इस टाइम पे जैसी सोल्यूशन पे चले जाते हैं तो आपके लिए मसला बन जाता है। ओके,
तो ये अपनी आदत बना लें, क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडेबल है, नहीं है तो अंडरस्टैंड करो उसको, लेकिन सोल्यूशन अपना प्रिपेयर करो आप लोग, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को, Asif sets up a balance on 1st January 2000. Asif sets up a business on 1st January 2016. तो मतलब ये 2016 के लिए आपको किसी किस्म का कोई ओपनिंग नहीं मिलने वाला, जब बिजनेस ही आज स्टार्ट हुआ है, ना कोई एक्रूवल्स है और ना ही किसी किस्म की कोई प्री पेमेंट्स है, और ये आप लोगों के पास टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट है जी। The business has a 31st December year end. The business acquired telephone system on, तो मुझे बताएं क्या वो जनवरी का टेलीफोन का बिल देंगे? नहीं, जब यूज ही नहीं किया तो भाई क्यों दें? तो 11 मंथ्स के लिए जाएंगे। अच्छा, अब वो आपसे क्या कहता है, क्या टेलीफोन के बिल आपके कांस्टेंट होते हैं? नहीं, चेंज होते रहते हैं। यूटिलिटी बिल्स हर मंथ चेंज होता है। अब यहाँ पे देखें, टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 months इन, क्या मतलब, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एवरी 3 months उसने कहा, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक कहता है टेलीफोन इनवॉइसेस रिसीव्ड आर एज फॉलोज। देखें, मुझे एक बात बताएं, बिल रिसीव करने पर आप उसकी रिकॉर्डिंग करती हैं या पे करने पर? पे करने पे रिकॉर्डिंग होती रहती है। बिल रिसीव करने, वो सिर्फ एक किस्म की एक कंफर्मेशन होती है कि आप पे लायबिलिटी इतनी आ चुकी है, लेकिन रिकॉर्डिंग पे करने पर होती है। अब यहां पर देखें, बिल एंड पेमेंट डेट, अब जिस दिन 30th अप्रैल, अब खुद सोचें, 1st Feb को लगवाया टेलीफोन, क्वार्टरली पेमेंट्स करनी है, तो फिर फेब, मार्च, अप्रैल, 30th अप्रैल को जाके पहली पेमेंट करेंगे। अब हालांकि उसने साथ में आपको बता दिया कि भाई ये फेब से लेकर अप्रैल तक का बिल है, ना बताता तो ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन उसने ये कहा कि भाई पहले एग्जाम्पल है, चलो जरा बता देता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में नहीं बताएगा। ओके, तो अभी ये सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल थी, तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये जो बिल आप पे कर रहे हैं 30th अप्रैल को, ये आपने फेब, मार्च एंड अप्रैल के मंथ के लिए पे किया, कितना? तो आप लोगों ने जाकर यहाँ पर 5000 लिख दिया कि भाई ये आप लोगों का कैश है, और साथ में डेट आ जाएगी 30th अप्रैल। नेक्स्ट आपने कौन सा बिल पे किया? 7500 31st जुलाई को आप लोगों ने पे कर दिया, और ये जुलाई तक का बिल आपने पे किया। ऑलराइट, नेक्स्ट बिल आपने कब पे किया? 31st अक्टूबर, कितनी अमाउंट? तो ये 8500, तो आपने अक्टूबर तक का बिल पे कर दिया है। अब आप लोग ये देखें, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और अगला बिल तो जनवरी के एंड पे करना है, मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड है, लेकिन मैं 2 months अभी भी टेलीफोन एक्सपेंस इनकर कर चुका हूं, लेकिन मैंने पे नहीं किया, तो एक्रूड एक्सपेंस आएगा कितना? 2 months का। अच्छा, मेरी बात अब जरा गौर से सुन लीजिएगा, छोड़ दें बाकी सब कुछ। 2 months का एक्रूड एक्सपेंस, जो कल हम लोगों ने एग्जांपल की थी, वहां पर हम बहुत आसानी से बता सकते थे कि हमें पता था कि हर मंथ का रेंट 2000 है, तो हमने 4000 लिख दिया था। भाई यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट क्वार्टर का 5000 था, सेकंड का 7500 रुपए है, थर्ड का 8500 है, मुझे क्या पता फोर्थ क्वार्टर का क्या बिल आने वाला है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें, अगर सपोज ये इस तरह से होता ना कि 5000, 7500, 10,000, तो मैं ये समझ लेता 2500 रुपए के इंक्रीज के साथ जा रहा है, तो अभी ये भी मतलब एक हमारी एस्टिमेशन हो सकती थी। अब यहां पर किस तरह से होता है, आप अगर बिजली के बिल की बात करें तो भाई आपको लास्ट बिल से पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स तक का बिल था, और अब जाकर 31 दिसंबर को मीटर की रीडिंग चेक करो,
तुम्हें पता चल जाएगा अब तक कितने यूनिट्स कंज्यूम कर चुके हो, तो उसको एक एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके एक एस्टिमेटेड वैल्यू मिल सकती है। क्या प्रीवियस जो बिल पे किया था उसके मुताबिक देखें कि पर यूनिट कितना रेट आ रहा है, उस रेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो जितने यूनिट्स आपने यूज किए हुए। क्या पता चल नहीं सकता? हाँ, ये अलग बात है, अभी तक मेरे पास बिल नहीं आया, लेकिन मीटर तो मेरे घर के साथ ही लगा हुआ है ना। प्रीवियस बिल के ऊपर ये भी मेंशन है कि ये बिल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स तक का है, तो मुझे पता चल जाएगा इन 2 मंथ्स में मैंने कितने यूनिट्स यूज किए हैं। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दे तो आप इसके ऊपर चले जाएं। ये प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल मैंने आपको बताई है, लेकिन जहां पर वो आपको भाई खुद बताएगा, गाइड करेगा कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर का बिल हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस मतलब जजमेंट, एस्टिमेशन है ये आप लोगों की। असल बात तो उस टाइम पता चलेगी ना जब बिल हमारे सामने होगा। अभी सिर्फ एक अंदाजा होता है कि यार अगले साल का बिल जो मेरे पास आएगा वो कितना आने वाला है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने एक्रूवल बेस या प्री पेमेंट्स को डिसाइड कर लेना है। अब यहां पर देखें तो उसने आपको बता दिया कि भाई एट 31 दिसंबर 2000 यहाँ पे 16 द क्वार्टरली बिल, 2 मंथ्स का नहीं, क्वार्टरली बिल is expected to be rupees for period to, अब ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है, नवंबर टू जनवरी 2017 कर लें इसको, इसके साथ आगे लिख लें नवंबर 2016 टू जनवरी 2017। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब उसने खुद बता दिया। जब उसने खुद बता दिया तो भाई 3 महीने का अगर 10,000 9,000 है, तो मैंने अभी 3 मंथ्स की लाइबिलिटी नहीं लिखनी, मैंने 2 मंथ्स की लाइबिलिटी लिखनी है। तो 2 मंथ्स की लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? 9,000 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास एक्रूड एक्सपेंस आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? दूसरा मेथड सुनो, इन केस आपको ये 9,000 रुपीज नहीं बताता, ये आपको एक्रूड एक्सपेंस के बारे में नहीं बताता, आपको सिर्फ ये बता देता है कि जो आपने लास्ट पेमेंट की 8,500 की आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, और लास्ट पेमेंट आपने अक्टूबर तक की ही की है। बताओ एक्सपेंस कितना चार्ज करो, बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटी क्या चार्ज करो, लास्ट बिल के मुताबिक चले जाता। हालांकि सारी अमाउंट्स अब डिफरेंट है, आपने फिर एस्टिमेशन लास्ट बिल के मुताबिक 8,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपकी लायबिलिटी लास्ट बिल के मुताबिक आ जाएगी। अगर उसने खुद से अमाउंट ना बताई हो तो। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब क्या आप सब बच्चों को 6,000 की समझ आ गई? जी, आपके पास एक्रूड एक्सपेंस है और बाकी आपकी कैश पेमेंट। तो देखें, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कितना चार्ज करें? हाँ जी बताएं। 27,000। और जब नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे 2017 के लिए, तो सबसे पहले ये 6,000 ये यहां पर आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखें कैश पेड 31 जनवरी को। अच्छा, अब मेरी बात सुने, वो जो 9,000 था भाई वो आपकी एस्टिमेशन थी, आपकी जजमेंट थी, और वो आपकी एस्टिमेशन जजमेंट गलत हो सकती है, ये एक्चुअल नहीं थी। आपको प्रीवियस कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आपने सिंपली जो अमाउंट पे की है वो जाके लिख दें। क्लियर? अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर में जाएंगे
भाई अब हम लोग मौजूद हैं 31 जनवरी को, तो हम लोग अपने पास्ट को वापसी नहीं ला सकते, तो आपको वापस 31 दिसंबर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो 31 दिसंबर पे जो कर चुके थे बस वो हो गया, आपने नेक्स्ट मूव कर जाना। आपकी एस्टिमेशन गलत भी हो जाए, आपने सुकून से जो अमाउंट पे की है वो आके लिख। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट के लिए देखें पेमेंट्स, हम लोगों ने नेक्स्ट पेमेंट की 9500, नेक्स्ट पेमेंट 10,000, नेक्स्ट पेमेंट। लेकिन ये जो लास्ट पेमेंट हम लोगों ने किया है कब तक की है? तो दोबारा से नवंबर दिसंबर। अब इसके लिए हमारे पास 2 मंथ फिर से पेएबल, तो उसने आपको बता दिया कि नवंबर 2017 टू जनवरी 2018 कितना बिल एक्सपेक्टेड है, कितने मंथ्स के लिए? तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1 मंथ का बिल आ जाएगा 3500, एंड मल्टीप्लाइड बाय कितनी लाइबिलिटी है मेरे पास 2 मंथ्स की 7000। ये एक्रूड एक्सपेंस। और यहां से अब आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखें ये टोटल, इसमें से 6000 माइनस कर दो, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए 40। और जब आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लें तो इसके सॉल्यूशन में से सिर्फ आप लोगों ने 2 चीजें चेक करनी है, एक ये और दूसरा ये। दूसरे साल में गए तो भी ये अमाउंट बस, और अगर ये ठीक है मैं आपका सारा क्वेश्चन सही है। ऑल राइट, उसके सॉल्यूशन को ज्यादा फॉलो नहीं कर। अब ये 2 अकाउंट से अब फर्क क्या बढ़ा, ये देखो 27, क्या मैं भी 27 लेकर आया? 6000, क्या मैंने यही लिखा था? 40,000, और यहाँ पे 7000। बस ठीक है मेरा क्वेश्चन। और से क्या फर्क आया, मैंने कैश की इंडिविजुअल अमाउंट से लिखी हुई है, उसने कलेक्टिव अमाउंट जाके लिख दिया, आप भी लिख सकते हो। ऑल राइट भाई, नहीं जरूरत आप लोगों को टेलीफोन पेएबल बनाने की, तो आप लोग अगर इधर आओ सिंगल अकाउंट सिस्टम में, तो ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट बिल्कुल सेम है आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो हम लोगों ने इनकर नहीं किए लेकिन पे कर दिए हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने पेड इन एडवांस, तो ये हमारे करंट एसेट्स बन जाते हैं। ऑल राइट, कहते हैं दिस इज कैश पेड इन एडवांस फॉर टू बी इनकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है जो कि आपने याद रखनी है कि भाई ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। कहते हैं द अमाउंट दैट रिलेट्स टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज नॉट एन फॉर दिस पीरियड। भाई अगर आपने अगले साल ईयर 2 के लिए कोई रेंट पे किया हुआ है, कोई इंश्योरेंस पे की हुई है, ईयर 1 का आपका एक्सपेंस नहीं है वो। फिर एंड मस्ट बी प्रेजेंटेड एज एन एसिड्स, और एसिड में किस नेम से? प्रीपेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नेम से। ऑल राइट, अब आती है इनकी जर्नल एंट्रीज। भाई एक्सपेंस जब पे करोगे तो ये जर्नल एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। और अगर आपके पास आ जाए पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस नॉट येट इनकर्ड एंड पेड इन एडवांस, तो मतलब वो आपसे कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? तो आप बताएं कि प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग कौन सी साइड पे लिखा जाता है? एक्सपेंस अकाउंट की। तो डेबिट कौन हो रहा होता है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्सपेंस अकाउंट, और जब इसको अगले साल के लिए ओपन करोगे तो इस एंट्री का रिवर्सल कर दो, तो क्या जाके लिखोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड
प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। और ये आ गई आपके पास इसका स्पेसिमेन। आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग एसेट है तो ओपनिंग डेबिट साइड पे, यहाँ पर ये क्लोजिंग जो कैश पे किया, और ये आपके पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो आप एक्सपेंस चार्ज करोगे वो आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आ जाएगी। एनी इशू? क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, prepare relevant ledger accounts to calculate insurance expense and related assets under two account system at, इस चीज को सिर्फ इग्नोर करते हैं और आप लोगों ने जाकर अपने पास बना लेना है इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा अब देखिए, इसको बहुत ज्यादा केयरफुली देखते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस। वैसे तो तमाम क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, आपने थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर की बात सोची ना, क्वेश्चन ने गलत हो जाना। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं आकिब सेट्स अप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। भाई बिजनेस उसने इस टाइम पे सेट कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है वो टेलीफोन 20 ही दिन लगवाए, इंश्योरेंस 20 ही दिन करवाए, सारे नॉन करंट एसेट 20 ही दिन खरीदे, जरूरी नहीं होता। अब उसने क्या कहा, कहते द बिजनेस हैज आ 31st दिसंबर ईयर एंड बिजनेस एक्वायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन। तो भाई ये जो आपके 2 मंथ्स गुजर चुके हैं ना इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके जिम्मेदार नहीं है कि जनवरी और फरवरी में क्या कुछ हुआ, इंश्योरेंस वाले इससे इसके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो 1 मार्च से ऑनवर्ड के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर वो कितने मंथ्स के रिस्पॉन्सिबल होंगे, 10 मंथ्स के लिए, तो एक्सपेंस भी 10 मंथ्स का जाके चार्ज करूंगा। और ये जो इंश्योरेंस इसे ये जो इंश्योरेंस की अमाउंट पे की जाती है एनुअल बेसिस पे, इसे कहा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम, इसे ही बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा अब देखें, ये कहते हैं एंड पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज इन एडवांस फॉर रिस्क कवरेज फॉर 1 ईयर। तो ये 1 ईयर कब एंड होगा, अगले साल 28 फरवरी को जाके एंड होना है। तो मतलब अगर मैं अब 31 मैंने कितनी अमाउंट पे कर दी, तो ये देखो ये 24,000 आ गया, ये आप लोगों ने यहाँ पर आकर रिकॉर्ड कर देना है। अब 24,000 तो 12 मंथ्स का एक्सपेंस है, जबकि आपने इस साल कितने एक्सपेंस चार्ज करना है, कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स का। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या देखना है कि भाई मैंने 12 महीने के लिए इंश्योरेंस पे की लेकिन अभी तक 2 मंथ्स यूज नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है जैसे 2 मंथ्स के लिए इन एडवांस मैंने पेमेंट की हुई है, इन एडवांस पेमेंट है तो प्री पेमेंट्स हैं, एसिड्स हैं, तो 2 मंथ्स की अमाउंट क्या बनेगी, 24,000 डिवाइडेड बाय 12, 2,000 रुपए पर मंथ। 2,000 रुपए हुकूमत है पाकिस्तान अपना दे रही है तुम लोगों को, याद है ये डायलॉग? तो 2 महीने का कितना बन जाएगा, 4,000। कौन सी साइड पे जाके लिखूं, यहाँ पे 4,000 किस नेम से, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। ऑल राइट, अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना चार्ज हो जाएगा, 20,000, और ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे यही 4,000 सबसे पहले आपके पास आएगा प्रीपेड। और देखो अगले साल फिर 1 मार्च को दोबारा से आप लोगों ने पेमेंट करनी है, क्योंकि 1 मार्च वो अब एक्सपायर हो चुके हैं इंश्योरेंस। अब अगर 28 फरवरी के बाद कुछ भी हो गया, बिजनेस में रिस्क आ गया, इंश्योरेंस वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो कहेंगे यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 28 फरवरी को थी, तक की थी, 28 फरवरी चला गया, सपोज के 1 मार्च को कुछ ना कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, एक्सपायर हो चुकी है। अब 1 मार्च को आपने न्यू इंश्योरेंस करवाई और उसके लिए कितनी अमाउंट पे की, अब देखो पहले साल कितनी पे की थी, तो अब ज्यादा हो सकती है। जो आपने पे की है आपने वो अमाउंट यहाँ पे लिख दी,
30,000, ये बात क्लियर। और ये कैश है। अच्छा, अब दोबारा से यही सोचते हैं कि भाई 30,000 पूरे 12 महीने के लिए है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 मंथ के लिए आपके पास अमाउंट आ जाती है 2500, एक महीने का 2500 रुपए। ऑल राइट। और मैंने ये पे की हुई है उससे अगले साल फेब तक, तो 2 मंथ से दोबारा से प्रीपेड आ जाएगा, तो 5,000 रुपए का प्रीपेड बनता है। अब देखो, ओपनिंग 4,000 था, तो जरूरी नहीं क्लोजिंग भी 4,000 ही हो, तो डिफरेंट अमाउंट हो सकती है। तो ये 5,000 कैसे आया? ये 5,000 30,000 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय, और ये 2 मंथ कौन से हमारे पास? जनवरी 2018 एंड फेब 2018, राइट। ये हमारे पास प्रीपेड के तौर पर। और अब बैलेंसिंग वैल्यू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, और ये आपका अकाउंट क्लोज। ऑलराइट। और यही चीज आपने इधर जाके देखी, ये देखें 20,000, 4,000, 29,000, 5,000 क्वेश्चन ठीक। ऑलराइट, बाकी ये सारा स्किप कर देना। अब आ गए हम लोग कंबाइंड अकाउंट के ऊपर, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स कंबाइंड अकाउंट्स के ऊपर। एक्रूड एंड प्री पेमेंट्स कंबाइंड, it is possible that some of the bills are due, some of the bills are मतलब पेएबल। कहते हैं ना कि बिल ड्यू हो चुका है या ड्यू डेट ये है, मतलब इस डेट पर ये पेएबल है, आपने पे कर देना है, ये लायबिलिटी है। Some bills are due while some are paid in advance at the end of an accounting period. The accounting treatment is not any different. भाई आपने सेम वैसे ही उसको लेके चलते जाना है जैसे आपने इन दोनों को अलग अलग लेके गए थे, आपने बिल्कुल वैसे ही इनको ट्रीट करना है। कहते हैं अंडर द टू अकाउंट सिस्टम जर्नल एंट्रीज और कॉस्ट एज मेंशन्ड अबाउ, सेम वैसी ही जर्नल एंट्रीज हैं, उसमें भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स की जर्नल एंट्रीज सेम रहती हैं। फिर कहते हैं अंडर द सिंगल अकाउंट सिस्टम one memorandum fee account is prepared to represent expenses, liabilities and assets। कहता है कि अगर आप सिंगल अकाउंट सिस्टम में जाते हैं तो आप लोगों ने ना मजमूई एक ही अकाउंट टी अकाउंट बना देना है, जिसमें आपके एसेट्स भी आ जाएंगे, आपके लायबिलिटी भी आ जाएगी और आपके एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, और वो बनेगा कुछ इस तरह से, जो कि आप लोगों को पहले से पता है। अब आ जाए जरा इसके क्वेश्चन पर। ये देखें, कहते हैं write up ledger account under two account system single account system for the year ended April 30th 2000। अच्छा, बाद औक़ात रिक्वायरमेंट्स पढ़ने से हमें पता चलता है कि भाई हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है, ऊपर नहीं पता चल रहा होता। अक्सर ऊपर से भी हमें डाटा से पता चल जाता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है और स्टार्ट कब हो रहा है। तो अगर ये अप्रैल 30th को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 मई 2003, ओके। एंड हुआ 30th अप्रैल 2004, स्टार्ट हुआ था 1 मई 2003। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं अदीन इंजीनियरिंग हैज 2 मोटर व्हीकल्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। has 2 motor vehicles that are used with the business expenses of running these vehicles and insurance. These vehicles are recorded in vehicle running expenses। कहता है कि यार vehicles की repairs and maintenance, running expenses, उसके fuel के expenses वो, और इन vehicles की insurance। कहता है इसके लिए मैंने अलग अलग अकाउंट नहीं बनाए हुए कि मैं आपसे कहूं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट अलग से,
एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट अलग से। कहते हैं ऐसा नहीं है, कहते हैं मैंने रनिंग एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस का एक ही अकाउंट बनाया हुआ है जिसका नाम व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस। ऑलराइट, तो आपने इंश्योरेंस को भी इसी में ही रखना है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये एक टी अकाउंट अपने पास मेंटेन कर लेना है। क्या नाम आएगा इसका? व्हीकल रनिंग एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, कहते हैं एट 1 मई 2003, ये कौन सी डेट है? स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर, ओपनिंग बैलेंसेस। किस तरह से? कहते देयर आर रिपेयर बिल्स एक्रूड ऑफ रुपीज, कब? 1 में ओपनिंग लाइबिलिटी है, बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं लिखना, यहां पर बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आता। बैलेंस ब्रॉड डाउन एक्रूड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस में आता है, एक्सपेंस अकाउंट्स में ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन नहीं आते। ओके, यहां पर ये आएगा अपने नेम के साथ, एक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग। और ये कितने हमारे पास? 4780। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं पेट्रोल बिल्स एक्रूड रुपीज, एक और लाइबिलिटी, कब? एक्रूड एक्सपेंस 12,000। अलग अलग से भी लिख सकते हो। ये भी हो सकता था कि आप यहाँ पे एक्रूड एक्सपेंस लिखते और ये अमाउंट अगली लाइन पे जाते 4780 प्लस 12,000 16780। आप ये भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ऑलराइट, क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, कहते हैं एंड इंश्योरेंस दैट हैड बीन प्रीपेड ऑफ रुपीज, कौन सी साइड पे जाएगा? और क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो दोनों ओपनिंग्स मिल गई। ऑलराइट, कंबाइंड अकाउंट आने लगे। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब आपने देखना है भाई ड्यूरिंग देयर आपने कैश कितना पे किया है। एक्सपेंस अकाउंट है ना, तो सारी कैश की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर कैश पे किया है। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग अप्रैल 30, 2004 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। अब देखें ये भी लास्ट वाली भी तो 30 अप्रैल 2004 को पे हो चुकी है ना, पेड पेट्रोल बिल्स। तो आपने ये देखना है कि यार टोटल आप लोगों ने पेमेंट्स कितनी कर ली, टोटल पेमेंट्स कितनी की हैं आप लोगों ने। मतलब आप अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो वही कैश ही रहती ना। तो आप क्यों ना मैं कैश लिख के सारी अमाउंट्स का इकट्ठा कर दूं। 6980, 34,800, 39,000, 130,000, 210,780। ये बात क्लियर? मैंने इन चारों ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा जाके लिख दिया कि टोटल कैश पे मैंने इतना किया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं 30 अप्रैल 2004, ये कौन सी डेट है? अकाउंटिंग ईयर एंड डेट, क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट में क्या कहते हैं? कहते हैं देयर वर रिपेयर बिल्स अनपेड टोटलिंग रुपीज एंड नो पेट्रोल बिल वाज, हालांकि ओपनिंग में था लेकिन क्लोजिंग में किसी किस्म का पेट्रोल बिल आउटस्टैंडिंग नहीं। अच्छा, ये जो बताया 3560 एसिड है, लाइबिलिटी है, क्लोजिंग कौन सी साइड पे जाएगी? तो ये देखो भाई क्रेडिट साइड का बैलेंस उसने खुद बता दिया 3560, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्रूड एक्सपेंस। क्या आपको ये बात समझ आ गई? इसका ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म तो मैं जाके इधर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंसिंग वैल्यू लिख दूं, गलत हो जाएगा भाई। अगर ओपनिंग दोनों थे वो तो उसने बता दिए, क्लोजिंग दोनों हो सकते हैं तो वो मुझे पहले चेक करने पड़ेंगे।
अब देखें, जो उसकी लायबिलिटी का क्लोजिंग था, जो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता था, तो उसने खुद बता दिया कि लायबिलिटी का क्लोजिंग ये है, मैंने जाके रिकॉर्ड कर दिया। उसने कहा था कि इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो इस साल जो मैंने पे की होगी क्या वो प्रीपेड नहीं होगी? तो मुझे वो भी तो देखनी पड़ेगी। अब यहां पर देखें पेड रिपेयर बिल्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं पेड इंश्योरेंस, हाँ ये बात कहते हैं फॉर वन ऑफ मोटर, टोटल मेरे पास कितनी थी? अभी एक ही मोटर व्हीकल्स की इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, दोनों की नहीं बात कर रहा। कहते हैं उसमें से एक व्हीकल की इंश्योरेंस हमने करवाई कितने में? 34,800 में फॉर द ईयर। तो ये भी तो पूरे 12 महीने के लिए है, लेकिन कब तक? टू अगस्त 31 2000, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर का बैंड हो रहा है 30 अप्रैल 2004। तो अब आपने ये देखना है 34,800 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय। अब ये देखो, अप्रैल पे मेरा अकाउंटिंग ईयर है, आपने अप्रैल के बाद के मंथ देखने हैं, लेकिन कब तक? अगस्त 31 तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 months इंश्योरेंस एक्सपेंस इन एडवांस, ऑल राइट, प्रीपेड। तो जहां से आपको मिलेगी वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 11,600। किसी को इशू? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग वैल्यू रहने देना, आप बाकी इसकी एडजस्टमेंट वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके बारे में नहीं सोच। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं पेड इंश्योरेंस फॉर एंड अदर मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर टू नवंबर 30, 2004। अब ये भी पूरे साल के लिए 39,000 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय 30 अप्रैल से नवंबर 30 तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलराइट, 7 मंथ। तो ये 7 मंथ इधर आ जाएंगे। 22 अब दोनों को ऐड कर लो, 34,000। ये है प्रीपेड इंश्योरेंस, कहां पे आएगी? 34,350 प्रीपेड एक्सपेंस। कैसे आया? 11,600 प्लस 22,750। ऑल राइट, अब इसकी बैलेंसिंग वैल्यू चेक करो। अब ये मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी कि बैलेंसिंग वैल्यू कैसे आएगी, कैसे आएगी? डेबिट साइड का टोटल करो, 217, क्रेडिट साइड पे यही अमाउंट लिखो। अब इसमें से माइनस कर दो 16,780 एंड 34,350, और ये देखो 166,110 यहीं से देख के बता रही थी। ऑल राइट, और ये चीजें आपको पहले से गिवन थी। एनी शो हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, उसने साथ में लिखा हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस W1 मतलब वर्किंग वन। ये हम लोगों ने ना अपने वर्किंग नोट्स अलग से बताने होते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना रफ वर्क कर रहे होते हैं कि भाई ये वाली अमाउंट 34,350 कैसे कैलकुलेट की, तो उसने आपको यहाँ पर बता दिया। ये देखिए, ये है इसकी वर्किंग वन, ये बात कि 1 नवंबर को जो आपने पे किया तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 7। तो ये देखो, यही वर्किंग मैंने यहाँ साइड पे कर दी थी, ये की हुई थी। हाँ, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट सुनो, कि भाई वो आपको ये बता सकता है कि भाई मैंने इंश्योरेंस इस डेट को पे की, जरूरी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कभी नहीं बताएगा कि कब तक की पे की, आपने जिस दिन पे की
उस दिन से ऑनवर्ड 12 मंथ्स खुद कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से 1 दिसंबर को पे की तो कब तक की होगी, अगले साल नवंबर के एंड तक। तो अगले क्वेश्चन में आपको ये वाली बात नहीं बताई जाए। ओके हो गई। तो वहां भी आपने ये नहीं कंफ्यूज हो जाना सर ये तो बताया ही नहीं हुआ था कि हम लोगों ने इंश्योरेंस पे कब तक की हुई है। तो भाई जिस दिन पे की है उस दिन से अगले 12 महीने हैं। ऑल राइट। अच्छा अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम से रिलेटेड। आई होप कि अब आपको एक्सपेंसेस की सही से समझ आ चुकी होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस कर लिया और थ्योरी हम लोगों ने सारी कंप्लीट कर ली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।